नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खुददार कहानी। साबुन और मोमबत्ती बेचता था, 13 साल का था तब पिता गुजर गए। आज कटे होंठ वाले बच्चों की मुस्कान की वजह है। सुबह के तकरीबन 8 बज रहे हैं। बनारस रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर दूर चलने पर एक गली के मुहाने पूरी सब्जी जलेबी की दुकान लगी हुई है। पास खड़े दुकानदार से मैं जीएस मेमोरियल प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर का एड्रेस पूछता हूँ। दुकानदार सामने दूर की एक बिल्डिंग की ओर इशारा करते हुए कहता है कि वो जो बड़ा सा बोर्ड दिख रहा है ना, जिसमें एक बच्चा हंसता हुआ दिखाई दे रहा है, वही बिल्डिंग है। हम उसे धन्यवाद कहते हुए बोर्ड को देखते हैं। हमें उस बोर्ड पर लगे बच्चे की हल्की सी तस्वीर दिखाई दे रही है। हम उस ओर पैदल निकल पड़ते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही सामने वेटिंग एरिया में दर्जनों लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। ये लोग डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह के आने का इंतजार कर रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके तालू और होठ जन्म से कटे हुए हैं। हम पहली बार इतने सारे ऐसे बच्चों को देख रहे थे। हम भी डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह के इंतजार में बैठ जाते हैं। डॉक्टर सुबोध डॉक्टरी से पहले चश्मा, घड़ी, मोमबत्ती बेचा करते थे। डॉक्टर सुबोध डॉक्टरी से पहले चश्मा, घड़ी, मोमबत्ती बेचा करते थे। आज इनकी पूरी मुकम्मल कहानी जानने के लिए हम बनारस आए हैं। रविवार का दिन है। हमारी रिक्वेस्ट पर डॉक्टर सुबोध समय से पहले हॉस्पिटल आ जाते हैं ताकि हमारी बातचीत की वजह से किसी पेशेंट को परेशानी ना हो। हमसे मिलने के बाद डॉक्टर सुबोध इंतजार कर रहे लोगों से मिलते हैं, उनके बच्चों का हालचाल लेते हैं, बच्चे को गोद में लेकर पुचकारने लगते हैं। हम बस डॉक्टर सुबोध की हंसी और बच्चे के चेहरे को देख रहे हैं। डॉक्टर सुबोध बच्चे को सामने खड़ी मां की गोद में थमाते हुए कहते हैं कि इस तरह के 41,000 से ज्यादा बच्चों की हंसी और बचपन लौटा चुका हूँ। इन बच्चों में अपना बचपन तलाशता हूँ। मेरा बचपन कठिन दौर से गुजरा है। वो ऐसा वक्त था जब हम सिर्फ किसी भी तरह से जीना चाह रहे थे। सही मायने में मैंने अपना बचपन कभी नहीं जिया। बातचीत करते हुए डॉक्टर सुबोध के साथ हम उनके केबिन की तरफ बढ़ने लगते हैं। सामने दीवार पर टंगी बोर्ड पर हमारी नजर जाती है। एक बोर्ड पर लिखा है कि चिकित्सा धर्म है, व्यवसाय नहीं। दूसरे बोर्ड पर लिखा है कि यहाँ नंबर से मरीज नहीं देखे जाते हैं, मरीज की जरूरत के हिसाब से इलाज में प्राथमिकता मिलती है। केबिन में बैठते ही हम डॉक्टर सुबोध कुमार से पूछते हैं कि आप बनारस से ही हैं? वो जवाब देते हैं 40 साल से भी अधिक समय से हम लोग यहीं पर हैं। आप कह सकते हैं कि हम बनारस के ही हैं। वैसे मूल रूप से आगरा का हूँ। पापा रेलवे में थे। जब उनकी पोस्टिंग बनारस हुई तब से हम यहाँ रह रहे हैं। ये 70 के दशक की बात है। उस समय कहने को बस सरकारी नौकरी थी, तनख्वाह बहुत कम। हम 4 भाई हैं। 2 कमरों के घर में 6 लोग रहते थे। यदि कोई नाते रिश्तेदार आ जाए तो बड़ी दिक्कत आप समझ ही सकते हैं। मैं अपने भाइयों में सबसे छोटा हूँ। पैसे की इतनी तंगी थी कि हम लोगों को पढ़ाई के साथ साथ दूसरा काम करना पड़ता था। हम लोग माँ के साथ मिलकर घर पर ही मोमबत्ती, साबुन बनाते थे। मैं तो बहुत छोटा था, फिर भी काम में मदद करता था। माँ के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी, उन्हें घर भी संभालना होता था और इस बिजनेस को भी। मोमबत्ती, साबुन की पैकेजिंग कर हम आसपास की दुकानों पर बेचने के लिए जाते थे। इससे जो पैसा मिलता वो हमारी पढ़ाई, स्कूल यूनिफॉर्म पर खर्च होता। आपके बाकी भाई भी डॉक्टर हैं। सुबोध हमारी तरफ ठहरती नजरों के साथ देखते हैं, मानो हमने उनसे सबसे कठिन सवाल पूछ लिया। वो कहते हैं कि यही तो संघर्ष रहा जब दुखों का पहाड़ टूटकर हमारे ऊपर आ गिरा। मैं इसी पॉइंट पर आ रहा था। मेरी उम्र लगभग 13 साल रही होगी। 7वीं में था। एक रोज पापा के सीने में दर्द हुआ। 2 दिनों तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे। उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन उनकी डेथ हो गई। पापा बंधुआ मजदूर, मैं वेटर, अपना घर भी नहीं, अछूत कहकर लोग अपमानित करते। आज देश के लिए जीता मेडल। ऐसी संकीर्ण सड़क के किनारे के गुजरने पर एक साइकिल का भी निकल पाना मुश्किल। मेन हाईवे से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर भीतर एक गांव की तरफ बढ़ने पर सड़क के दोनों तरफ लहलहाते धान के खेत दिखाई दे रहे हैं। दूर दूर तक नजरें दौड़ाने पर खेत के बीच कुछ ही घर बने हुए हैं। इसी में एक कच्चा झोपड़ी नुमा घर दिखाई दे रहा है। दीवार मिट्टी की, छत लकड़ी और खपरेल का बना हुआ है। हम अभी बनारस से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर सोनभद्र जिले के बहुआरा 3 ताली मोड़ इलाके में है। जिस घर की बात कर रहे हैं वो 24 साल के एथलीट राम बाबू का है। हम जब उनसे मिलने पहुंचते हैं तब राम बाबू अपने पिता के साथ चारा काट रहे हैं। पिछले दिनों चीन में हुए एशियाई गेम्स में 35 किलोमीटर रेस वॉक में राम बाबू ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हमारे पहुंचते ही राम बाबू की मां मीना देवी स्वागत में एक गिलास पानी और गुड़ बढ़ाती हैं। वो कहती हैं, हम लोग आदिवासी कोल समुदाय से हैं। गांव की ऊंची जाति के लोग हमें अछूत मानते हैं। आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हमारे यहाँ किसी मेहमान के आने पर गुड़ खिलाने का रिवाज है, पहले इसे खा लीजिए। गुड़ खाकर पानी पीते हुए हमारी नजर सामने खड़े राम बाबू के खपरेल के घर पर जा टिकती है। एक कमरे का घर, वो भी छप्पर खपरेल वाला। तेज बारिश या जोर की आंधी आ जाए तो घर ढह जाए।
कई जगह मिट्टी की दीवार दरकी हुई है। बरामदे के मुहाने पर रखी खाट और उसके ऊपर रस्सी से लटकता साड़ी कपड़ा, खाट और मिट्टी की दीवार से सटा कुछ खाना बनाने का बर्तन और खाट के नीचे मिट्टी का चूल्हा। राम बाबू की मां घर की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यही हमारा घर है, एक आसरा। राम बाबू इसी में पला बड़ा है। अब जब राम बाबू ने देश का नाम रोशन किया है, तब सरकार ने पिछले साल यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक जमीन दी है जहाँ घर बन रहा है। बोलते बोलते राम बाबू की मां बाल्टी ले सामने लगे चापाकल से पानी भरने के लिए चल पड़ती हैं। जाते जाते कहती हैं कि ये चापाकल भी पिछले साल ही सरकार ने दिया, लेकिन आज भी इससे गंदा पानी ही निकलता है। पहले तो 2 किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाना पड़ता था। आपका जो पानी मैंने दिया वो कल का ही भरकर रखा हुआ था। एक दिन रख देने से जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है, फिर इसे छान कर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब मजदूरी में क्या ही कर सकते हैं। इधर राम बाबू बरामदे की ओर से अपने सिर को छप्पर से बचाते हुए लकड़ी की किवाड़ खोलकर एक कमरे में दाखिल होते हैं। कुछ मिनट बाद वो हाथ में ब्रोंज मेडल लेकर आते हैं। कहते हैं कि एशियन गेम्स में मिला ये सम्मान है। 2 घंटे 42 मिनट 11 सेकंड में मैंने 35 किलोमीटर की रेस पूरी की थी। उम्मीद थी कि गोल्ड मेडल जीतूंगा, लेकिन राम बाबू के गांव की तरफ जाने के दौरान सड़क किनारे लगे बिजली के नए खंभे दिखाई दिए थे। जब ये बात मैं उनसे पूछता हूं तो राम बाबू मुस्कुराते हुए कहते हैं, 2 साल पहले ही तो लगा है सर, नहीं तो उससे पहले कहां बिजली पानी। राम बाबू के पापा छोटे लाल चारा काटने के बाद हमारे नजदीक ही आकर बैठ जाते हैं। राम बाबू शुरुआती दिनों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तकरीबन 35 साल पहले मम्मी पापा दूसरे गांव से आकर यहाँ बस गए थे। हमारे पास एक धुर भी जमीन नहीं, आज भी नहीं है। जिस जमीन पर हम लोग बैठकर बातें कर रहे हैं वो भी महाजन की ही है, घर भी अपनी जमीन पर नहीं। दरअसल पापा पढ़े लिखे नहीं हैं। जब वो इस गांव में आए तो दिहाड़ी मजदूर करके पेट पालने लगे। एक जमींदार ने बसने के लिए हमें बंजर जमीन दे दी जिस पर घास भी नहीं उग सकती थी। पापा ने इसी जमीन पर एक झोपड़ी बनाई और हम लोग रहने लगे। उस जमींदार के यहाँ पापा बंधुआ मजदूरी करने लगे। वे दिन रात रहकर काम करते, न दिन का ठीक न रात का। मजदूरी के नाम पर कुछ किलो अनाज और 2-4 पैसे मिल जाते थे। इसी में हम 4 भाई बहनों का लालन पालन हुआ। बरसात और ठंड के दिनों में सबसे ज्यादा तकलीफ है। ठंड में हम लोगों को रजाई या कंबल नसीब नहीं होता। माँ चटाई बनाती, उसी को हम ओढ़ लेते। अकेले पापा की मजदूरी से घर चलाना मुश्किल था। माँ भी पापा के साथ जमींदारों के यहाँ काम करने के लिए जाने लगी। हमेशा हम लोगों को गाँव में छुआछूत का सामना करना पड़ता था। लोग पास आने, साथ उठने बैठने देने से भी कतराते। आज वही लोग माला पहनाने के लिए आ रहे हैं, साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं। पापा इतने भोले कि वो दिहाड़ी करके आते और माँ जमींदारों से पैसे लेने जाती, क्योंकि पापा को लोग मूर्ख बना देते थे। कई बार तो कमाया हुआ पैसा भी नहीं मिलता था या देने में जमींदार लोग आजकल करते। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।